भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, द नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसको हम मेन जो टॉपिक्स हैं, जो 10th के अंदर अभी आने की ज़्यादा संभावना है, उनके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी आखिरी समय चल रहा है। सो वेलकम टू एचडी क्लासेस, और आपका मैं स्वागत करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आएंगे। तो जैसे हमने इस चैप्टर को शुरू किया होगा, आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ सबसे पहले सेक्शन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बारे में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हाई द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ द कॉज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे 5 बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। कौन कौन सी थी वो? एक तो वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कि ड्यू टू वर्ल्ड वॉर पैसे की बड़ी आवश्यकता पड़ रही थी, किसको? अंग्रेजों को। तो दे स्टार्टेड टेकिंग वॉर लोन्स फ्रॉम इंडिया, दे इंक्रीज द टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोड्यूस वन मोर न्यू टैक्स, इनकम टैक्स। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ध्यान रखना है। तीसरा, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर अब ज़्यादातर सामान क्या होता था? फॉरेन कंट्रीज से आता था, इंग्लैंड सप्लाई करता था इंडियन मार्केट में, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से वो डिसरप्ट हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया? इन्फ्लेशन, यानी चीज़ों के दाम बढ़ गए मार्केट के अंदर। तो किसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? गरीब व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए। एक ये भी प्रॉब्लमेटिक रहा बहुत ज़्यादा। तीसरी बात आप इसके बाद देखिए, चौथी बात क्या है कि अंग्रेज़ों को सोल्जर्स की आवश्यकता बहुत पड़ रही थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर काफ़ी समय तक चलता रहा, तो सोल्जर्स की उन्हें रिक्वायरमेंट थी। तो इंडियन गाँव में से फोर्सफुल रिक्रूटमेंट भी किया जाने लगा था। ये चौथी बात है, ध्यान रखना। जवानों का उनकी इच्छा के बिना ज़बरदस्ती फौज में भर्ती करना, तो ये भी एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसका। और 5वां पॉइंट है जो ये बताया गया कि इन द एंड ईयर ऑफ वॉर 1918-1919 क्रॉप फेलियर हो गया कई जगह पर इंडिया में, जिससे फूड शॉर्टेज हो गई। और दूसरा 1920-21 इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड हो गया। और इन दोनों की वजह से आप देखिए क्या हुआ था, क्या लिखा हुआ है वहाँ? 12 मिलियन टू 13 मिलियन पीपल वर पेरिश, यानी 12 मिलियन से 13 मिलियन, यानी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग इंडिया में मारे गए। और ये सब के सब किस वजह से हो रही है? प्रॉब्लम्स अंग्रेज़ों की वजह से हुई। इसीलिए इंडिया में नफरत पैदा होती गई अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उससे पहले एक नज़र स्लाइड पे डाल लें आप, जो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। ये देखिए, ये बातें यहाँ लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से देख लें। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट गांधी जी के बारे में, क्योंकि अब गांधी जी का रोल शुरू होता है। इसके बाद गांधी जी, जैसा उसमें आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि इन जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक टेक्निक यूज़ करी थी अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो सत्याग्रह था। एक इनोवेटिव उनका एक सिस्टम था, एक नया उन्होंने यूनिक वेपन था, ये उन्होंने शुरू किया था वहाँ पे ये सत्याग्रह। और इंडिया में जब आए तो इंडिया में भी गांधी जी ने शुरू में जब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, उससे पहले आपने पढ़ा है 3 सत्याग्रह उन्होंने किए थे। कहाँ पे किए थे? पहला किया था चंपारण में 1917 अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। दूसरा 1917 में ही खेड़ा, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, फॉर द पीजेंट्स के लिए ये भी किया था, क्योंकि वहाँ पे 2 प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो क्या था? क्रॉप फेलियर हो गया, और दूसरा हो गया था प्लेग एपिडेमिक, जिसकी वजह से किसान रेवेन्यू जमा करना नहीं पा रहे थे, उनके पास बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने डिमांड करी थी अंग्रेज़ों से कि हमारा रेवेन्यू रिड्यूस कर दें, लेकिन माफ़ नहीं करें तो रिड्यूस कर दें, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था। और तीसरा हम देखते हैं, वो भी गुजरात में किया था सत्याग्रह, और वो था 1918 में। किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर। और कहाँ किया था? अहमदाबाद में। तो ये अर्ली सत्याग्रह है, याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? रॉलेट एक्ट। जस्ट सीधा सीधा रॉलेट एक्ट दे रखा है।
रॉलेट एक्ट क्या था? अंग्रेज़ों ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो उनकी सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दिल्ली में, जिसे आज पार्लियामेंट कहते हैं, नया कानून पास करा था और उसका नाम था रॉलेट एक्ट, डिस्पाइट ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडियन कांग्रेस। कांग्रेस उसको पहले ही पता चल गया था ऐसा कुछ कानून आने वाला है, उसको अपोज कर रही थी, फिर भी जल्दबाजी में अंग्रेज़ों ने इसे पास कर दिया। इसने क्या करा था? इसने क्या करा कि एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारी पावर दे दी कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं और सीधे जेल में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये ध्यान रखना है, ये बहुत गलत कानून था। अब इसके बाद क्या हुआ था? गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, याद है, 6 अप्रैल 1919 से, ये इसके बाद वाली बात है। और रॉलेट सत्याग्रह की वजह से एक बहुत ही हम देखते हैं कि क्या हुआ था, एक बड़ी ट्रेजिडी हुई थी इंडिया में, जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है पंजाब के अंदर, वहाँ पर लोग, बैसाखी का दिन था, अमृतसर आसपास के गांव वाले, बहुत से आसपास के गांव वाले, वहाँ ट्रेडिशन था, अमृतसर आते हैं गोल्डन टेम्पल में प्रेयर के लिए। उसके बाद वो लोग जलियांवाला बाग, एक ग्राउंड है, चारों तरफ से मकान बने हुए हैं, एक एंट्री एग्जिट है, उस वहाँ जाकर इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा आपके नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ कि पहले से उन्हें इन्फॉर्म किया गया था जो लोकल लीडर्स थे कि उस दिन, बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को हम मीटिंग करेंगे और जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके आगे की अपनी जो भी है वो जो भी अपना काम करना, उसकी सारी चीज़ें हम तय करेंगे। तो लोग इकट्ठे हो गए। अब जैसे ही डायर को पता चला, गुस्से से भर गया और आपको मालूम है क्या किया उसने? वो वहाँ पहुँचा, एग्जिट पॉइंट क्लोज करे और बिना अल्टीमेटम के गोलियाँ चलवा दी। निर्दोष लोग, बहुत से बच्चे, बूढ़े, जवान मारे गए, जिसे बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बाद अब क्या देखते हैं? इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, मैं यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, जो कि आपने पढ़ा होगा, खलीफा से रिलेटेड है। खलीफा कौन होता था? खलीफा होता था मुस्लिम कम्युनिटी का उस ज़माने में रिलीजियस हेड, एंटायर वर्ल्ड में जितनी मुस्लिम कम्युनिटी, उनका हेड होता था। तो टर्की का जो सुल्तान था, यानी किंग था, वो खलीफा भी था। और टर्की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जर्मनी के साथ मिलकर के लड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो कहीं से ये अफवाह फैल गई, रूमर फैल गई कि अब ब्रिटिशर्स क्या करने जा रहे हैं? टर्की के ऊपर हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, हार्श ट्रीटी इम्पोज करने वाले हैं और खलीफा की पोस्ट को भी अबॉलिश कर देंगे। तो मुस्लिम्स इससे क्या हो गए? नाखुश हो गए। वो चाहते थे कि कैसे भी करके जो खलीफा की पोस्ट है उसको सेव किया जाए, उसकी पावर्स को सेव किया जाए। तो यहाँ उन्होंने क्या किया? वो चाहते थे कि मूवमेंट शुरू करें। खिलाफत कमेटी बनाई। 15 मार्च 1919 को बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी और 2 ब्रदर्स, जो जवान यंग लीडर्स थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, गांधी जी के साथ उनका डिस्कशन हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि अकेले अगर वो शुरू करेंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटी में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो गांधी जी भी इसके लिए एग्री हो गए कि हम भी, कांग्रेस भी साथ देगी मुस्लिम्स का और कांग्रेस शुरू करेगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि क्यों गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए बोला, क्योंकि गांधी जी को इसमें बहुत समय बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी नजर आई और गांधी जी को पता था कि बिना यूनिटी हम अंग्रेज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप देखिए, स्लाइड के माध्यम से आप थोड़ा सा सत्याग्रह को भी देख लें। सत्याग्रह मैं बताना भूल गया, सॉरी। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है ये भी आप समझ लें। सत्याग्रह को हम कह सकते हैं इट वॉज अ पीसफुल मास एजिटेशन अगेंस्ट इनजस्टिस, है ना। इट स्ट्राइक्स ऑन द कंसेंसस ऑफ एन ऑपरेसर टू सीक ट्रूथ। कहने का मतलब है कि ये शांतिपूर्वक चलाया गया। क्या होता था? गांधी जी के अनुसार ये मास एजिटेशन, यानी लोगों द्वारा आंदोलन होता है जिसमें वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, जिसमें क्या है, ट्रुथ के लिए ये चलाया जाता है, सच्चाई के लिए चलाया जाता है। जैसा कि लिखा है, देखिए आप, इट वॉज अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, इट स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, इस तरीके से। अब आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे खिलाफत इशू, और उसके बाद हमने देखा था ये आ गया आपका, आप इस पर भी नज़र मार लें, रॉलेट एक्ट, जो आपको मैंने अभी अभी समझाया, एक नज़र आप इस पर भी मार लें, ठीक है। ये सारी बातें हैं रॉलेट एक्ट की।
जलियांवाला बाग भी आ जाता है इसके अंदर। यस, देखिए इसके बाद हम देखते हैं तो सीधा ये बताया गया है, और ये क्यों बताया गया है कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन क्यों शुरू करना चाहते थे। तो गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब में उन्होंने क्लियरली बताया था, आपने पढ़ा होगा, कि अंग्रेज़ अगर इंडिया में राज कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं, इंडियंस की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन कॉपरेट करते हैं उन्हें। वो तो केवल ऑफिसर्स हैं और सारे काम कौन कर रहा है उनके लिए, खुद इंडियंस। अगर हम कॉपरेट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर अंदर वो वापस चले जाएंगे। तो उनका इंटेंशन क्लियर था, इसीलिए जैसे उन्हें मौका मिला खिलाफत इशू की वजह से उन्होंने यस कर दिया और उन्होंने कहा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आप, इम्पॉर्टेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, ये शहरों में क्या हुआ था उसके बारे में। लेकिन उससे पहले ये देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की परमिशन गांधी जी को नागपुर सेशन में मिली थी 1920, दिसंबर 1920 में। कांग्रेस के सभी लीडर्स से उन्होंने परमिशन ली थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं थी, वो ऑर्गेनाइजेशन थी। तो सबको क्या करना ज़रूरी होता था, सारे लीडर्स को अप्रूवल ज़रूरी होता था। भले से आप कितने भी बड़े लीडर हैं, मगर सबको आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेशन के अंदर, तब आप कोई आगे काम कर सकते हैं। तो गांधी जी को अप्रूवल मिला था दिसंबर 1920 में, और इसीलिए हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट साथ साथ शुरू हुए थे जनवरी 1921 में। तो ये चीज़ें हैं। अब 3 पॉइंट है इसमें, एक तो शहरों में क्या हुआ, गाँव में क्या हुआ, ट्राइबल एरिया में क्या हुआ, और प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है शहरों में क्या हुआ और गाँव में क्या हुआ और ट्राइबल रीजन में क्या हुआ। तो ये शहरों वाला दे रखा है। तो गांधी जी ने जैसे जैसे अपील करी, जो उन्होंने चाहा शहर के लोगों ने वैसा ही किया। आपको ये ध्यान रखना है, शहरों में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किसने किया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने। और हम देखते हैं गांधी जी ने जैसे जैसे अपील करी, जैसे सरेंडर ऑफ टाइटल्स और अवार्ड्स, इंडियंस ने बहुतों ने ऐसा किया। उन्होंने अपील करी गवर्नमेंट सर्वेंट से कि भाई वो रिज़ाइन दे दें अपनी जॉब से। बहुत से लोगों ने ऐसा किया, रिज़ाइन दिया। टीचर्स ने, कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने, लॉयर्स ने गवर्नमेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस बंद कर दी। और इसके अलावा क्या हुआ, गांधी जी ने अपील करी पेरेंट्स से कि वो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में ना पढ़ने भेजें। बहुत से बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस बॉयकॉट किए। और फाइनल जो अपील थी वो ये थी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश इकोनॉमी पर भी। तो इंडिया में बड़ी संख्या में लोगों ने विदेशी चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दिया। और आप देखिए कि वहाँ दे रखा है कि विदेशी चीज़ें ला ला के चौराहों पर पटक कर उनमें आग लगाई गई। यानी उस समय विदेशी सामानों की होलियां जलाई गई ऑन द पब्लिक स्क्वायर्स। बॉनफायर्स वाज कॉमन एवरीवेयर, ऐसा बता रखा है। और क्या हुआ इसके अंदर, आप ये देखिए कि ट्रेडर्स ने, मर्चेंट्स ने विदेशी चीज़ें बेचना खरीदना बंद कर दिया। तो ज़बरदस्त 1 साल के अंदर अंदर ज़बरदस्त ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिक लॉस हुआ था, जो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स वर हाफ्ड बिटवीन 1921-1922। बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स है, मर्चेंट ट्रेडर्स रिफ्यूज टू डील इन फॉरेन गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप, क्योंकि इंडियंस चीज़ें खरीदी जा रही हैं। तो इंडियंस जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। आगे चलते हैं, इसके बाद आएगा आपका कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब है ग्रामीण एरिया। तो अवध का एग्जाम्पल दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसमें क्या हुआ, किसानों ने क्या किया। तो यहाँ बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू 1920 में अवध चले गए थे। उन्होंने बाबा रामचंद्र सन्यासी के साथ मिलकर वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी किसानों की, अवध किसान सभा। और कई ब्रांचेस इसकी पूरे अवध में, जिसे आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं, खुल चुकी थी। फिर जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो किसानों ने अवध किसान सभा के थ्रू पार्टिसिपेट किया। अब जो प्रॉब्लम थी वैसा ही काम किया। किसानों ने क्या किया था, उनकी प्रॉब्लम थी बेगार और रेवेन्यू की, हाई रेवेन्यू जो लैंडलॉर्ड उनसे चार्ज करते थे, उन्होंने वो देना बंद कर दिया, बेगार करना बंद कर दिया। दूसरी कम्युनिटीज़ ने भी भाग लिया, जैसे नाई, धोबी, वहाँ लिखा हुआ है नाई धोबी बंधु वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय दीज कम्युनिटीज़।
और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन बाद में क्या गड़बड़ हुई थी वहाँ पर, हम देखते हैं कि किसान वायलेंट हो गए, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ज़मींदारों के घर पे, मनी लेंडर्स के घर पे, उनको मारना, उनकी चीज़ों को लूटना। ये चीज़ गांधी जी को पसंद नहीं थी, वायलेंस, तो गांधी जी ने सपोर्ट बंद कर दिया। ये वाली बातें आप कंट्री साइड में देखते हैं और ये यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। ट्राइबल एरिया में एग्जाम्पल दे रखा है एक रीजन का, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, जगह जगह की बातें नहीं बता सकते, एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो है गुडेम हिल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। वो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहाँ कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया था, तो आप देखिए कि फॉरेस्ट एक्ट की वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। फॉरेस्ट एक्ट ने क्या कर दिया था, सारे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और लोकल फॉरेस्ट में बांट दिया था। और रिजर्व और प्रोटेक्टेड में लोगों को क्या हो गई थी, प्रोहिबिशन हो गया था, कोई रह नहीं सकता, कोई जंगल से चीज़ें ले नहीं सकता, यानी ट्राइबल्स के लिए मुसीबत आ गई थी। ट्राइबल्स को, बहुत सी कम्युनिटीज़ को फोर्सफुली उनके पुराने एंसेस्ट्रल प्लेसेस से निकाल दिया गया था, उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो गई, वो फायरवुड और ज़रूरत की चीज़ें फॉरेस्ट से ले नहीं सकते थे। तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू, वहाँ पे नाम ले रखा है, ही वॉज अ शमन, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो था। और ट्राइबल्स तो अंधविश्वासी भी होते हैं, काफ़ी इस पर विश्वास करते थे राजू के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया था, राजू की लीडरशिप में सारे फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करना शुरू किया, तोड़ दिया। दे स्टार्टेड ब्रेकिंग द फॉरेस्ट लॉज, जंगलों में घुस गए, पुरानी एक्टिविटी शुरू कर दी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन शुरू कर दी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और राजू ने भी उन्हें काफ़ी इंस्पायर किया कि खादी पहने, गांधीयन कैप लगाई, उनको इंस्पायर किया कि दे मस्ट गिव अप द प्रैक्टिस ऑफ इंटॉक्सिकेंट चीज़ें, इंटॉक्सिकेंट थिंग्स, जैसे लिकरिंग है, टोबैको च्यूइंग है। ये तो अच्छी बातें थी, मगर एक बात गलत थी, राजू थोड़ा सा अलग सोचता था। ही बिलीव इन वायलेंस, ही बिलीव इन फोर्स। वो मानता था कि अगर स्वराज मिलेगा, अंग्रेज अगर जाएंगे तो वो आसानी से नहीं जाएंगे, उनको फोर्सफुली भगाना पड़ेगा। और इसीलिए राजू की गलती ये हुई कि ट्राइबल्स के साथ मिलकर के उसने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी, यानी रात को ट्राइबल्स इकट्ठे होते और अचानक से अटैक करते पुलिस स्टेशंस पर, अंग्रेज़ों के घरों, गोडाउन्स पर, लैंडलॉर्ड्स के, इस तरीके से। तो वायलेंट एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू करी और यही कारण हुआ कि बाद में अंग्रेज़ों ने रिप्रेसिव पॉलिसी चलाई, ब्रूटल रिप्रेसिव पॉलिसी। और फिर क्या हुआ था कि राजू भी फाइनली पकड़ा गया 1924 में और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। ये मेन बातें हैं जो यहाँ ध्यान रखनी है आपको। ये देखिए आप इस स्लाइड के माध्यम से। अब इसके बाद वैसे प्लांटेशन वर्कर्स का दे रखा है, लेकिन हम वो क्या पढ़ेंगे इसके बाद, ये आ जाता है विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो आपको पता है कि फाइनली गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब विड्रॉ किया था, वो किया था फरवरी 1922 में। क्यों किया था, क्योंकि आज के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है उसका गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक जगह है चौरी चौरा, ठीक है। वहाँ पर जो 1922 में जो वहाँ के पीजेंट्स थे, उन्होंने पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज करी थी, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उनके ऊपर क्या करा, रिप्रेसिव पॉलिसी चलाई। इससे किसान जो थे वो भड़क गए, दे बिकम अग्रेसिव, और उन्होंने क्या करा, पुलिस वालों के साथ उन्होंने वायलेंट एक्टिविटी करी, पुलिस वालों को थाने में बंद करके मारपीट करी, थाने में बंद करके, और आग लगा दी थाने में। तो नियर अबाउट 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव, और ये घटना कहलाती है चौरी चौरा इंसिडेंस। जैसे ही गांधी जी को इसके बारे में पता चला था, तो आपको मालूम है गांधी जी ने तुरंत, क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट द वायलेंस और ये बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जिंदा जला दिया गया लोगों को, तो उन्होंने तुरंत इसके बाद क्या किया था, इमीडिएटली ही विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बता रखा है। चौरी चौरा इस जगह पर है, आप ध्यान दीजिए, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब आगे चलते हैं। अब क्या आता है भैया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ, कुछ लीडर्स थे कांग्रेस के, वो चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में कि हम हर चीज़ को बॉयकॉट करें, लेकिन इलेक्शंस में हमें भाग लेना चाहिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली फिर बाद में,
और उस पार्टी का नाम क्या था, ये 1 मार्क्स के हिसाब से स्वराज पार्टी। ये आपके सामने इसके बाद मिलता है। अब उसके बाद क्या हुआ साहब, अब ये आता है कि आगे चलकर अंग्रेज लोग इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से घबरा गए थे, क्योंकि काफ़ी समय बाद इतना ज़बरदस्त उनको एक ऑपोजिशन फेस करना पड़ा था, यूनिटी बढ़ रही थी इंडिया के अंदर, तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि उनका राज खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, ये तय किया कि हम इंडिया में एक स्टैट्यूटरी कमीशन भेजेंगे। स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब कि भाई जो यहाँ आएगा कमीशन, और वो सारे लीडर्स से और अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनसे, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग, हर एक से मिलेगा, उनके लीडर्स से मिलेगा, और आगे चलकर कुछ ऐसे कानून, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उस तरीके से बनाए जाएंगे जिससे आपस के जो भेदभाव हैं वो ख़त्म हो, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो अंग्रेज़ों और इंडियंस के बीच में। तो शुरू में तो कांग्रेस ने इसको वेलकम किया था, और अनाउंस किसने किया था, टोरी गवर्नमेंट ने। उस समय टोरी प्राइम मिनिस्टर था, उसने अनाउंस किया था कि हम जल्दी ही भेजने वाले हैं। अब आप देखिए क्या होता है साहब, कि कुछ ही समय बाद कांग्रेस इसको अपोज करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने एक डिमांड करी थी अंग्रेजी सरकार से कि आपने बहुत अच्छा सोचा है, मगर प्लीज़ कुछ इंडियंस इसमें शामिल कर लें इस टीम के अंदर, क्योंकि वो 7 लोगों की टीम थी जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन भी बोला गया, और बाकी 6 मेंबर और थे। और आप ये देखिए कि कांग्रेस ने डिमांड करी कि कुछ इंडियंस रख लें फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क, मगर अंग्रेज़ों ने उसको डिनाई कर दिया था, मना कर दिया। इसलिए कांग्रेस ने 1927 में चेन्नई में, जिसे आज चेन्नई बोलते हैं, उस समय मद्रास कहलाता था, मीटिंग करी थी, उनका सेशन हुआ, और उसमें ये पास किया था रेजोल्यूशन कि हम साइमन कमीशन को अपोज करेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए, रख लो अपने पास। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने, आपने देखा है, पढ़ा है कि 1928 में साइमन कमीशन को इंडिया भेज दिया। और फिर क्या हुआ था आपको पता ही है। साइमन कमीशन जैसे इंडिया आया, कांग्रेस ने उसको कैसे वेलकम किया, उसको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, स्लोगन रेस किया गया, गो बैक साइमन, ये सारी चीज़ हो रही है। अब इसी के चलते आप देखिए आगे क्या होता है कि इसी के चलते जब ये प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था साइमन कमीशन के अगेंस्ट, तो ऐसे में लाहौर के अंदर जब साइमन कमीशन पहुंचा, वहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट मूवमेंट, लाला लाजपत राय वहाँ के लीडर थे कांग्रेस के, पंजाब रीजन के, लाहौर पंजाब में पड़ता था, आज तो पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान नहीं था। वहाँ पर जब ज़बरदस्त अपोजिशन किया जा रहा था साइमन कमीशन का, तो अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कर दी, पुलिस ने लाठीचार्ज करी, उसमें लाला लाजपत राय को भी लाठियाँ लगी थी, और 17 डेज बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये सितंबर में हुआ था 1929 में, ये सारा ये बात हुई थी। ये एक बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, और इससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा धक्का लगा, है ना, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर वॉज डाइड। तो इसके बाद ये है कि कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम लाहौर सेशन रखेंगे, लाहौर में ही सेशन रखेंगे, टू ऑफरिंग होमेज टू लाला लाजपत राय, यानी उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और आगे की रणनीति भी तय करेंगे, अब हमें करना क्या है। तो देखिए 1929 का जो, आप ये मानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट जो चुने गए थे इस सेशन के, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और क्या तय हुआ कि नाउ वी विल स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ये शॉकिंग बात है, तो क्या इससे पहले हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे थे क्या? तो ये बात सही है, नहीं। हम डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, जिसे स्वराज बोलते हैं, यानी हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहेंगे, बट इंडिया में इंडियंस को गवर्नमेंट बनानी दी जाए, इंडियंस के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन हो, ये वाली बातें हम चाहते थे। हम आज़ाद नहीं होना चाहते थे, मगर अब हमने तय किया इस सेशन में कि अब हम स्ट्रगल करेंगे बिल्कुल ब्रिटिशर से अलग होने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। और इसीलिए लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में हुआ, और जिम्मेदारी फिर से गांधी जी को सौंप दी गई, आगे आप जैसा चाहें वो करिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या हुआ था उसके बाद। सबसे पहली एक्टिविटी हुई थी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जो 26 जनवरी 1930 को, अब जनवरी आते ही 1930 हो गया ना, 29 दिसंबर में हुआ था। तो सबसे पहली एक्टिविटी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे हुआ 26 जनवरी को, और इसके बाद 31 जनवरी को
आखिरी दिन उसी महीने के गांधी जी ने लेटर लिखा, जो उस समय का यहाँ पर ब्रिटिशर्स का हेड था, गवर्नर जनरल था इरविन, उसको लेटर लिखा 11 डिमांड वाला, और उसको टाइम दिया 40 डेज का, यानी 11 मार्च तक का, कि भाई ये 11 डिमांड है, इनको आप पूरा कर दीजिए। अगर आप पूरा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कांग्रेस अपने हिसाब से काम करेगी। एक नज़र मारते हैं स्लाइड पर, देखिए आप ये पढ़ लें सारी चीज़ें। ये टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दे रखा है, और जहाँ तक आपको बताया मैंने, ये भी देखिए इससे रिलेटेड है, वो साइमन कमीशन वगैरह यहाँ दिया गया है, सारी बातें। अब आगे चलते हैं। ये देखिए गांधी जी ने 31 जनवरी को इरविन को लेटर लिखा है, 11 डिमांड है, और ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसा कि था कि अंग्रेज़ सुनेंगे थोड़ी, अंग्रेज़ आसानी से नहीं मानते थे। कुछ नहीं हुआ 11 मार्च तक। तो फिर आपको पता है क्या शुरू हुआ था, हिस्टोरिक दांडी मार्च। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या शुरू करा, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, जो कि 240 मील दूर था, एक कोस्टल अरेबियन, गुजरात में ही, आज वो सूरत में पड़ता है, एक कोस्टल टाउन था ये, मतलब एक स्मॉल विलेज था उस समय में, आज तो टाउन है अच्छा खासा। वहाँ तक जाना पैदल उन्होंने तय किया था, और 240 माइल था, उन्होंने तय किया था 10 मील पर डे वो चलेंगे, 10 माइल्स पर डे। और जब उन्होंने शुरू किया था उस समय कितने लोग थे उनके साथ, 78 वॉलंटियर्स, और 10 दिन में वो 10 मील एक दिन में चलेंगे, तो 24 दिन बाद वो जा कर के पहुँचेंगे 240 माइल से, क्योंकि टोटल। तो रास्ते में वो रुकते गए, अपना मैसेज लोगों को देते गए, तो लोग उनके साथ और जुड़ते गए। जब 24 दिन बाद दांडी पहुँचे तो हज़ारों लोग उनके पीछे थे, और गांधी जी ने 6 अप्रैल को पहुँचने के बाद, 6 अप्रैल 1930, 24 दिन होते हैं उस समय। तो आप देखिए क्या किया, एक छोटा सा काम किया, बाय बॉइलिंग सी वाटर ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। कहने को ये छोटा काम दिख रहा है, मगर उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत बड़ा क्या था, कानून के खिलाफ काम था। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा था, सॉल्ट पे मोनोपोली कर रखी थी, इंडियंस को अलाउ नहीं था सॉल्ट बनाना, और अंग्रेज टैक्स भी चार्ज करते थे। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है, वाई गांधी जी चोज सॉल्ट एज अ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो 3 बातें लिखनी है, 3 पॉइंट में बनता है, 3 मार्क्स में। सॉल्ट वॉज एन इसेंशियल कमोडिटी दैट इज कंज्यूम्ड बाय ऑल, वेदर रिच और पुअर, हिंदू और मुस्लिम, सबको चाहिए। सेकेंड, ब्रिटिशर्स हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। थर्ड, दे ऑल्सो चार्ज टैक्स ऑन सॉल्ट। सो ये बहुत खराब कानून था गांधी जी की नज़र में, और ये देखिए इस तरीके से तोड़ा गया, और यहीं से शुरुआत होती है 6 अप्रैल। एंड ऑफ दांडी मार्च वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि कानून तोड़ दिया। देखते देखते इलेक्ट्रीफाइंग एक तरीके से इम्पैक्ट हुआ, पूरे इंडिया में जगह जगह जहाँ नमक बनाया जा सकता लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। यही नहीं, दूसरे बहुत से कानून और तोड़ने शुरू किए। इसके अलावा जगह जगह वही सब कुछ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था, प्रोटेस्ट मूवमेंट, रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट, हर चीज़ हो रही है, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन से अलग ये इसलिए है क्योंकि नॉन कॉपरेशन में हमने कानून नहीं ब्रेक किए थे, बस ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद किया था। यहाँ पर बॉयकॉट तो कर ही रहे हैं, उनको कॉपरेट तो नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, साथ के साथ उनके कानून भी नहीं मान रहे, इस तरीके से। लेकिन क्या होता है, शोलापुर और कुछ जगहों पर क्या हो जाता है, वायलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती है। वर्कर्स पीसफुल रैली निकाल रहे थे शोलापुर में, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, वर्कर्स भड़क गए, उन्होंने भी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तोड़फोड़ शुरू हो गई। ये सारी बातें अगेंस्ट द विश ऑफ गांधी जी है। जैसा मैंने कहा कि गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि वायलेंस से हम जीत नहीं सकते। ये भी बात ध्यान रखें, गांधी जी कमज़ोर नहीं थे, इंटेलेक्चुअल थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स पावरफुल थे और दुनिया को ये बता देते, ये दिखा सकते थे कि देखो ये तो लोग ऐसे हैं, वायलेंट एक्टिविटी करते हैं, तो अगर हम भी उनके खिलाफ वायलेंट कर रहे हैं, तो वायलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि इंडिया की इमेज साफ रहे, फॉरेन का प्रेशर पड़ेगा, दुनिया की कम्युनिटी का प्रेशर पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए वायलेंस के वो खिलाफ थे। और आप देखिए कैसा हो गया। अब ऐसे में क्या हो रहा है
कि समय बीतता गया, ब्रिटिशर्स को हैवी लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सारा सेटअप उनका एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो चुका था। ऐसे में इरविन ने गांधी जी को 1931 में बातचीत के लिए इनवाइट कर लिया। और वो क्या था, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन की बात हुई और दोनों में कुछ बातें तय हुई जो कहलाया गांधी इरविन पैक्ट। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931, जिसमें गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना एक्सेप्ट कर लिया और इरविन ने ये एक्सेप्ट किया कि हम सारे जिनको भी अरेस्ट किया, बहुत से लोगों को, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया था, लीडर्स वगैरह और सत्याग्रही को, हम उन सबको आज़ाद कर देंगे। ये तय हुआ और ऐसा ही हुआ और गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। फिर आगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले स्लाइड देख लें। ये देखिए यहाँ पर जो सब कुछ हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में, ये देखिए ब्रिटिशर्स की रिप्रेशन पॉलिसी। और अब आ गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी लंदन चले गए, वहाँ पर दिसंबर में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बात की वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, क्या था वो? अंबेडकर ने दलित्स के लिए उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की डिमांड कर दी, यानी दलित को ही वोट डालेंगे, अलग से उनके लिए सीटें रिजर्व की जाए। अब ये गांधी जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि गांधी जी इंटेलेक्चुअल थे। उनको यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि इससे इंडियन की यूनिटी कमज़ोर पड़ जाएगी। पहले तो मुस्लिम्स को वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका है, वो हमसे अलग हैं, अभी ज़्यादा संपर्क में नहीं रहते, ठीक है। और अब हिंदू से अलग हो जाएगा कास्ट के नाम पर, तो गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट वहाँ पर उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो मुझे इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेना। और अंग्रेज़ तो खुश हो गए, उनको तो दिख रहा है कि डिवाइड एंड रूल, मज़ा आ गया। और गांधी जी लौट कर आ गए और उन्होंने आते ही फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। अरेस्ट, वापस से वो अरेस्ट कर लिए गए, उन्हें उठा करके पूना जेल में डाल दिया गया। जगह जगह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता रहा, समय बीतता रहा। और समय के साथ साथ अब आगे क्या होता है कि दूसरी तरफ अंग्रेज़ तैयारी करने लगे सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को देने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ तो चाहते थे डिवाइड एंड रूल। जब गांधी जी को पता चला, वो जेल में थे, पूना जेल में, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ मतलब आमरण अनशन शुरू कर दिया। और उनकी जब हालत ख़राब हुई, पर्सनली अंबेडकर गांधी जी को रिस्पेक्ट करते थे, गांधी जी से मिलने गए, सितंबर की बात है 1932, और दोनों के बीच में जो तय हुआ उसे कहते हैं पूना पैक्ट। अंबेडकर ने क्या करा, डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दिया, गांधी जी ने दलित्स को रिजर्वेशन देने की बात कही। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया और ये कहलाया पूना पैक्ट। आगे 1934 तक धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और विड्रॉ कर लिया गया। अब उसके बाद आपके चैप्टर में क्या दे रखा है, लेकिन स्लाइड देख लें ये सारी बातें कि रिटर्न टू इंडिया एंड रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और मैंने आपको बताया सब चीज़ें। अब इसमें दे रखा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन लोगों ने भाग लिया था। 5 कम्युनिटीज़ के बारे में बता रखा है, यानी 5 कैटेगरीज। रिच पीजेंट्स यानी लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था और कहाँ के ज़्यादा थे, यानी पाटीदार्स ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो रिच पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्यों लिया? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन से उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ब्रिटिशर्स से उन्होंने डिमांड करी थी, क्योंकि ये समय देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का चल रहा था। उन्होंने ब्रिटिशर्स से डिमांड करी हमारे रेवेन्यू कम कर दें, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। तो वो नाराज़ हो गए ब्रिटिशर्स से और वो चाहते थे कैसे भी करके रेवेन्यू डिमांड कम कराई जाए या रेवेन्यू माफ़ हो जाए। तो उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू किया, वो शामिल हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मगर क्या हुआ, बाद में वो दूर हो गए। कारण था जब गांधी जी ने ड्यू टू सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट की वजह से बीच में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया था। तो उन्हें सारे टैक्स भरने पड़ गए थे, रेवेन्यू भरने पड़ गए थे, उनकी डिमांड तब तक पूरी नहीं हुई थी। तो बाद में जब रीलॉन्च किया गांधी जी ने, वो साथ नहीं आए। ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी पुअर पीजेंट।
अब सीधी सी बात है, जब रिच पीजेंट यानी लैंडलॉर्ड्स जब साथ में है कांग्रेस के, तो पुअर पीजेंट्स कैसे साथ आएंगे, क्योंकि पुअर पीजेंट की प्रॉब्लम तो लैंडलॉर्ड्स के साथ है। और यहाँ पे देखेंगे आप जब पढ़ेंगे तो ये है कि भाई पुअर पीजेंट्स ने की जो डिमांड थी वो थी नो रेंट, हमसे कोई रेवेन्यू ही ना लिया जाए, हमारे टैक्स माफ़ कर दिए जाए। तो कांग्रेस ने इस डिमांड को एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जानती थी अगर वो इस बात को एंटरटेन करेंगे पुअर पीजेंट की, तो रिच पीजेंट्स हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुअर पीजेंट्स ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप्स के साथ मिल करके क्या किया, आंदोलन किया। उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया, नो रेंट कैंपेन। और कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स का रिलेशन ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अनसर्टेन रहा, यानी ठीक ठाक सा, कोई अच्छा नहीं रहा, अनसर्टेन। फिर आती है तीसरी कैटेगरी, इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। क्यों दिया साहब, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, अंग्रेज़ों की डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी, इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड के अंदर डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी। अंग्रेज अपना माल लाके इंडिया में भेजते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। इंडियन प्रोडक्शन जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट करते थे उस पर टैक्स लगा देते। तो हमारे देश में हमारा ही माल, हमारे लोगों का माल तो महंगा हो जाता, तो फिर महंगा होगा तो बिकेगा कैसे, परेशानियाँ है। दूसरा, रुपए और स्टर्लिन। स्टर्लिन उनकी करेंसी थी, रुपया हमारी करेंसी, उन दोनों में डिफरेंस काफ़ी था, रेशो काफ़ी गैप था। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे उसको कम किया जाए, क्योंकि उन्हें नुकसान होता था। तो इस तरीके से उन्होंने खूब फंड दिया, कांग्रेस को पार्टिसिपेट किया। लेकिन बाद में वो लोग भी धीरे धीरे अलग हो गए, क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने देखा कि जो नए लीडर्स हैं कांग्रेस के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब ये थोड़े से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं। उन्हें डर बैठ गया, कल को अगर क्या होता है, अगर अंग्रेज चले जाते हैं, नया इंडिया बनता है और सोशलिस्ट गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई, तो हमसे हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज सरकार छीन लेगी। और दूसरा, उनका नुकसान भी हो रहा था। और देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं झेल सकते, क्योंकि आए दिन क्या हो रहा था, कभी प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, कभी मार्केट शट डाउन हो रहा है ड्यू टू स्ट्राइक वगैरह, तो नुकसान भी हो रहा था, ये वाली बात है। और लास्ट कैटेगरी इसमें, चौथी कैटेगरी बताई गई, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो सीधी सी बात है, जब इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में तो वर्कर्स साथ में कैसे आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्कर साथ में नहीं आए। जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, जैसे रेलवे वर्कर्स इन नासिक, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज करी, उन्होंने गांधीयन कैप पहनी, उन्होंने डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने कि भाई वर्किंग आवर्स कम किए जाएं, अच्छे वेजेस किए जाएं। ऐसे अलग अलग कई जगहों के वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ज़्यादातर वो जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे, उनकी डिपार्टमेंट्स में काम करते थे। तो इस तरीके से वर्कर्स का रोल रहा। और आखिरी बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन। पहली बार इंडिया में बड़ी संख्या में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। और वो क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने इस काम को, इस मूवमेंट को सर्विस टू नेशन माना था, ठीक है, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उन्होंने भी रैलीज ऑर्गेनाइज करी, प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, पिकेटिंग यानी धरने दिए लिकर शॉप्स के आगे, ब्रिटिश ऑफिसेस के आगे, ठीक है, कईयों को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। अब शहरों में एजुकेटेड मिडिल क्लास की महिलाओं ने ज़्यादा भाग लिया और गाँव में रिच पीजेंट्स की महिलाओं ने ज़्यादा भाग लिया। लेकिन इसके बाद क्या महिलाओं की स्थिति सुधर गई? नहीं, क्योंकि ऐसा भी लिखा है, क्योंकि बहुत से लीडर्स और इवन गांधी जी भी ये मानते थे कि महिलाओं का पहला काम, फर्स्ट ड्यूटी है घर को संभालना, परिवार को संभालना। इस तरीके से वहाँ दे रखा है। अब एक नज़र मान लें स्लाइड पर, ये देखिए, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, देखा आप लोगों ने। इसके बाद आगे चलते हैं, बिजनेस क्लास, अभी आपको बताया था, तीसरी कैटेगरी, देख लीजिए। इसके बाद इंडस्ट्रियल क्लास यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, उन लोगों का रोल, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन, ये दे रखा है, पहली बार हुआ था, वुमेन लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था, और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, देखिए। इसके बाद आ जाता है लिमिट्स। लिमिट्स में दो बातें दे रखी है। लिमिट्स का मतलब है वीकनेस या ड्रॉबैक।
तो वो क्या है कि दलित्स का रोल, दलित यानी जो बैकवर्ड क्लासेस थी, एक तो ये है उनका रोल बहुत ही कम रहा, उन्होंने पार्टिसिपेट बहुत कम किया। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का भी पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा। तो ये ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि सब लोग भाग लें, तो जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, जितनी ज़्यादा यूनिटी होगी, उतना इफेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि ये दो बड़ी कम्युनिटीज़ है, अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा। दलित्स ने क्यों नहीं किया? तो उसका रीज़न दे रखा है कि कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर लीडर्स हाई कास्ट हिंदू थे, जो सनातनीज कहलाते थे। वो खुद ही डिस्क्रिमिनेटिव आइडियोलॉजी वाले थे, दलितों के साथ अच्छा व्यवहार उनका नहीं था। गांधी जी ने बहुत समय समझाने की भी कोशिश करी थी ऐसे लीडर्स को कि वो ये अपनी मेंटलिटी को चेंज करें, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि अगर ऐसा होता है तो 100 साल तक भी इंडिया आज़ाद नहीं होगा। यहाँ तक कि गांधी जी ने हरिजन नाम दिया दलित्स को, यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी ने दलितों के लिए बहुत से सत्याग्रह किए, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, जहाँ पर उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता था पब्लिक वेल से, उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किए, और उनके कॉलोनीज़ में उनके साथ खाना भी खाया, उनके साथ बैठे उठे बैठे, और यहाँ तक कि टॉयलेट भी क्लीन करा, ये बताने के लिए कि काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मगर ये सारे एफर्ट भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए उस ज़माने की ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी पर। इसीलिए दलित गांधी जी की तो रिस्पेक्ट करते थे, अंबेडकर भी गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, मगर कांग्रेस से चिढ़ते थे, दूसरे लीडर से चिढ़ते थे, और वो ये मानने लग गए थे कि अगर हमारा भला होगा तो केवल एक वजह से होगा, अगर हम भी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएं। इसीलिए वो चाहते थे कि भाई हमारे लोग भी लीडर्स बने और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा, दलितों का यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में वेलफेयर नहीं हो सकता, अपलिफ्टमेंट इस क्लास का नहीं हो सकता। और यही कारण था, अंबेडकर ने क्या किया था, पहले ही 1930 में उसने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना ली थी, दलितों की एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के बिहाफ पर वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे अंबेडकर, और वहाँ पर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की डिमांड इसीलिए करी थी। अब आया समझ में आपको? और यही कारण हुआ था कि गांधी जी को तो लोग पसंद करते थे, दलित बहुत रेस्पेक्ट करते थे, मगर दूसरे लीडर्स की वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट बहुत कम किया नॉन कॉर्पोरेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये वाली पहली लिमिटेशन ये है। दूसरी है मुस्लिम्स। आप देखिए, हम वापस लौटते हैं खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पर। खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया गया था, लेकिन चोरी चोरा इंसिडेंट्स की वजह से एकदम से गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था, और उस समय तक मुस्लिम्स की डिमांड पूरी नहीं हुई थी। मुस्लिम नहीं चाहते थे कि गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ करें। यहाँ से गांधी जी यानी कांग्रेस और गांधी जी और मुस्लिम्स की दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी, और फिर 1920s में आपस में कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम राइट हुए, उसने और गैप बढ़ा दिया। फिर कोशिश की गई कि आपस में सबके अंदर यूनिटी हो, सारी जो डिस्प्यूट है वो दूर हो, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में रखी गई थी। उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था। जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट गिव अप करने को भी तैयार हो गया था, रिटर्न करने को तैयार हो गया था। वो ये चाहता था कि मुस्लिम मेजोरिटी रीजन में मुस्लिम्स को ऑटोनॉमी दी जाए। लेकिन इस बात को किसने अपोज कर दिया? हिंदू महासभा एक स्टॉन्च हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी जो बन गई थी उस जमाने तक, और उसके जो लीडर थे M.R. जयकर, उसने जिन्ना की इस डिमांड को अपोज कर दिया। और फिर क्या हुआ? पार्टी फेल हो गई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, और फिर उसके बाद मुस्लिम्स को ये लगने लगा क्योंकि ये देश हिंदू मेजोरिटी देश है, अगर इंडिया आज़ाद हो जाता है तो फिर हमारी कम्युनिटी का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा, तो बेटर है हम बीच में बोले ही नहीं, वी विल नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी सच एक्टिविटी दैट इज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यही कारण रहा कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम रहा। तो इसको देख लें एक बार, लास्ट चीज़ें हैं चल रही हैं, ये देखिए गांधी जी, है ना, सॉरी,
इससे पहले ये देखिए लिमिटेशंस, ये दोनों बातें यहाँ दे रखी है। यहाँ तक तो आपको पहला दलित्स का बता रखा है और इसके बाद मुस्लिम्स का बता रखा है, ये सारी बातें इसमें है, ठीक है। और ये कुछ काम बता रखे हैं गांधी जी के, जो मैंने आपको बताए थे दलितों के लिए उन्होंने क्या किया, वो सारी बातें दे रखी है। अब जो लास्ट आता है सेक्शन इस चैप्टर का, वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, यानी यूनिटी की फीलिंग, भाईचारे की फीलिंग और नेशनलिज्म की फीलिंग। दूसरे शब्दों में हम इसे कहें, इसका मीनिंग यही है कि कैसे इंडिया में डेवलप हुई। तो पहली बात तो देखो, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि यूनाइटेड स्ट्रगल्स जो हुए, प्रोटेस्ट मूवमेंट जो चलाए गए, जो भी आंदोलन हुए, उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाया। लेकिन केवल वही चीज़ें नहीं हैं, बहुत सी और ऐसी चीज़ें होती है जिससे देशभक्ति की भावना बढ़ती है, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती है, जैसे फोकलोर्स, फोक डांस, इमेज ऑफ भारत माता और रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वो चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये 5 चीज़ें आप देखिए, पढ़िए, देखिए, जिसकी वजह से कलेक्टिव आइडेंटिटी और ज़्यादा हुई, यानी नेशनलिज्म की फीलिंग और बढ़ी और यूनिटी की फीलिंग अमंग द डाइवर्स पीपल बढ़ी। वो ये कुछ बातें हैं। अब आप देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की इमेज क्रिएट करी थी। उन्होंने एक गाना लिखा था अपनी नॉवल के अंदर, आनंद मठ में, वंदे मातरम। उससे भारत माता की इमेज क्रिएट हुई। तो क्वेश्चन बन जाता है, कंफ्यूज ना हो, कि हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, तो उसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर इस तरीके से होता है, हु पेंटेड द फर्स्ट पिक्चर ऑफ भारत माता, तब आंसर होगा अबिंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि अबिंद्रनाथ टैगोर भारत माता की जो इमेज क्रिएट करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उनसे इंस्पायर हुए और उन्होंने फर्स्ट पिक्चर बनाई थी भारत माता की इस तरीके की, जो एक एस्थेटिक फॉर्म में, एक साध्वी के रूप में दिखाई है। लेकिन बाद में तो बहुत सारे फॉर्म बनने लग गए भारत माता के। इंपॉर्टेंस ये है कि भारत माता एक लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया। लोग फोटोएं अपने घरों में भारत माता की इमेज या फोटोएं घरों में टांगने लगे और इंस्पायर होने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, यानी भारत माता की पिक्चर ने और इमेज ने नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी। दूसरा, फोकलोर्स और फोक टेल्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने नॉर्थ इंडिया में जगह जगह, गांव-गांव जाके वहाँ के फोकलोर्स, फोक टेल्स, बैलाड्स कई कलेक्ट करा, क्योंकि उस ज़माने में क्या हो रहा था, जो न्यू जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट हो रही थी फॉरेन कल्चर की तरफ। तो एक समय ऐसा लगने लगा कि अगर यही चलता रहा तो इंडियंस दिखने में इंडियन होंगे लेकिन व्यवहार से अंग्रेज़ बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए। अगर ट्रू इंडियंस है तो इंडियंस की आइडेंटिटी इंडियनाइजेशन में ही है, तो ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर ने और साउथ इंडिया में नटस्य शास्त्री ने ये काम किया। लोगों को इम्पोर्टेंस बताई अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ की, है ना, और इस तरीके से यंग जनरेशन में उन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड करी। तो फोकलोर्स, फोक टेल्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाया। तीसरी चीज़ आती है सिंबल्स एंड आइकन्स। उसमें हम देखेंगे रोल ऑफ फ्लैग। सबसे पहला फ्लैग बना था स्वदेशी मूवमेंट के समय में, जो एक प्लेन फ्लैग था जिस पर क्या थे, लोटसेस, 8 लोटसेस बताए गए थे, जो कि किस चीज़ का प्रतीक है, सिंबल ऑफ प्रोविंसेस, 8 प्रोविंसेस। और बीच में क्रेजेंट मून, एक चंद्राकार मून है चमकदार, उसको किस चीज़ का सिंबल था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। लोग निकलते थे ये झंडा लेके हाथ में, दे होल्ड अलोफ्ट हाई एंड वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, नारे लगाते। अंग्रेज उनके हाथों से छीनते, झंडे ज़मीन पे फेंकते, उसको जलाते, उसको इंसल्ट करते। लोगों में जोश बढ़ता और ऐसी हरकतों से अंग्रेज़ों की और यूनिटी और जोश बढ़ता। तो देखिए झंडे ने नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाई। बाद में 1921 में गांधी जी ने भी ट्राई कलर फ्लैग बनाया, रेड, वाइट और येलो, जिसके बीच में उन्होंने क्या दिखाया था, स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का मतलब था सेल्फ हेल्प, हमें अपनी खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी, तैयार हों, अपने आप को तैयार करें। ये तो झंडे ने भी नेशनलिज्म की फीलिंग को इस तरीके से बढ़ाया। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अंग्रेज जब आए, उन्होंने क्या स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा के अंदर क्या सिस्टम जो शुरू किया, क्या हिस्ट्री चला रखी थी कि इंडिया में जब वो आए तो इंडिया बहुत बैकवर्ड था, अनसिविलाइज्ड लोग थे, बारबेरिक थे, इन्फीरियर थे, इस तरीके का इतिहास पढ़ा रहे थे।
लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने बड़ी मेहनत करी, सच्चे इतिहास को उन्होंने ढूंढ निकाला, उसको लिखा और लोगों में पब्लिश किया। जब इंडियंस को पता चला कि वी वर वेरी वेरी एडवांस, वी हैड अ ग्लोरियस पास्ट, इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड, और इंडिया में एक से एक बड़े लीडर, बड़े बड़े किंग हुए, एम्पायर्स हुई है, और हम तो बहुत आगे थे पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में। तो इंडियंस में जोश जग गया। और जब उन्हें पता चला कि आज अगर हमारी इतनी मिजरेबल कंडीशन है तो वो अंग्रेज़ों की वजह से, तो नफरत गुस्सा भरा अंग्रेज़ों के लिए। और हिस्ट्री ने क्या कर दिया, जब सच्ची हिस्ट्री सामने आई, उन्होंने देशभक्ति का जज्बा भर दिया, अंग्रेज़ों को भगाने में और ज़्यादा इंडियंस के अंदर गुस्सा भर दिया। तो देखिए हिस्ट्री ने दोबारा से जो सच्ची हिस्ट्री सामने लाई गई, किस तरीके से लोगों में यूनिटी और ब्रदरहुड की फीलिंग को डेवलप किया। ये है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। 5 नंबर में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और यहीं मैं अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, याद रखें, इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। HD एकेडमी के साथ बने रहें, है ना। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, और स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। थैंक यू, बाय बाय।